भाई सबको नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सारे बच्चे बढ़िया होंगे। और बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे मैसेज, फोन आए मेरे पास ये पूछने के लिए कि सर सीईटी के अंदर कैसा मैथ आएगा, सीईटी का एग्जाम कब होगा, सीईटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, हमारे ये दिक्कत चल रही है। तो जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी चीजें आपकी हैं, सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखते रहो, या मेरी गारंटी है साहब, इस वीडियो को देखने के बाद आप सीईटी को सिर्फ समझोगे ही नहीं, उसको क्रैक कैसे किया जाए इस बारे में भी आप खुद डिसीजन ले पाओगे। मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ये देखने के लिए कि सीईटी के अंदर ऐसी खास बात क्या होती है जो हम घबरा रहे हैं, हमें नहीं पता सीईटी के अंदर आएगा क्या। आपको एक दो बात ऐसी बता दूंगा, आपको ये पता चल जाएगा। क्योंकि मैं मैथ का टीचर, आप सबको पता है, तो मैं पहले आपको मैथ के बारे में ही बताऊंगा इस वीडियो में। मैथ या फिर प्रैक्टिकली अगर बात करूं तो रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है सीईटी को लेके। सीईटी के अंदर आप कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, कौन से छोड़ने चाहिए, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। यह वीडियो कोशिश करूंगा छोटी से छोटी रखूं, थोड़ी बहुत लंबी हो जाए तो देख लेना। एक 15-20 मिनट अगर आप इस वीडियो में लगाओगे तो यह मेरी गारंटी है कि वेस्ट नहीं होंगे, कुछ ना कुछ आप लेकर के जरूर जाओगे। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही ज्यादा जरूरी सूचना, आप सबको पता है अगर आपने सीईटी से संबंधित या फिर हरियाणा पुलिस या कोई भी हरियाणा के किसी और एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं या फिर सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है मेरा मैथ का कंप्लीट कोर्स परीक्षा ऐप पर आ चुका है। परीक्षा ऐप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर परीक्षा ऐप को डाउनलोड करो और एक बार जाकर चेक जरूर करना। भाई मैंने बहुत ही मेहनत से हर वो चीज जो आपके लिए जरूरी है, आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, एक जगह पर सारे के सारे चैप्टर, कंप्लीट अर्थमेटिक, कंप्लीट एनसीईआरटी, कंप्लीट एडवांस मैथ, तीनों की चीज कंप्लीट आपको वहां पर मिलेगी। 799 का कोर्स है, 799 का कोर्स है। लेकिन आप अगर मुकेश 40 कोड का यूज आप करोगे, मुकेश 40 गैप मत देना, बीच में स्पेस मत देना, मुकेश 40 कोड का अगर आप यूज करोगे तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 480 रुपए में आपको कोर्स पड़ जाएगा, जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। और इस प्राइस पर आपको इतनी बढ़िया क्वालिटी में इतना बढ़िया कंटेंट मेरे हिसाब से देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, जाके चेक कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात भाई, हरियाणा जी के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है अपने एग्जाम्स का, चाहे वो सीईटी ले लो या फिर कोई और एग्जाम ले लो, हरियाणा के से संबंधित है। उसके अंदर हरियाणा जीके तो आती ही आती है, आप सबको पता है, जिसके अंदर जिलेवार जीके कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके अगर आपने पढ़नी है तो अपने चैनल के ऊपर HSSC मैथ्स विद मुकेश यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी की पूरी जीके, हरियाणा जीके डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑलरेडी डल चुकी है। 22 के 22 जिले जो होते हैं सारे सारे अपलोड किए जा चुके हैं। रवि सर ने पढ़ाया है, बहुत ही फैंटास्टिक जबरदस्त तरीके से पढ़ाया है, एक एक चीज आपकी कवर करी है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करोगे तो वहां पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हरियाणा जीके डिस्ट्रिक्ट वाइज के नाम से। ठीक है साहब, तो ये तो थी दो इंपॉर्टेंट बातें। अब बात करते हैं सीईटी की, जिसके लिए आप ये वीडियो देखने के लिए आए हो। सबसे पहली बात तो ये कि सीईटी जो एक नया सरकार ने एक नया टेस्ट चलाया है, जिसके अंदर आप सी और डी ग्रुप्स के जो एग्जाम है इकट्ठा आपको एक कॉमन टेस्ट देना है। उसके बाद आप अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग पोजीशन पर लगोगे। जैसे कि अगर आपके कम नंबर है तो आप डी ग्रुप में लगोगे, और अगर आपने सी ग्रुप की किसी पोस्ट पर लगना है तो सीईटी क्लियर करने के बाद उस पोस्ट के लिए एक और एग्जाम होगा, वो करेक्ट करना है। मतलब अगर आपने डी ग्रुप में लगना है तो सिर्फ सीईटी क्लियर करो, आप डी ग्रुप में लग जाओगे। अच्छा, अगर आपने किसी सी ग्रुप की पोस्ट पर लगना है, जैसे कि क्लर्क है, ग्राम सचिव है, ऐसी कोई पोस्ट है, तो आपको उसका अलग सीईटी क्लियर करने के बाद एक और एग्जाम होता है, वो एग्जाम आपने देना पड़ता है। तो इतनी सी बात समझ में आ गई, नॉर्मल सी बात है। सीईटी क्या है, सीईटी में यहां पर लिख देता हूं, आप सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा। सीईटी इसकी फुल फॉर्म होती है साहब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और आपको पता है इसके फॉर्म फिलहाल इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसके फॉर्म अगले महीने तक, मतलब कि मई 2021 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। पूरे मई के पूरे महीने में आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। ठीक है साहब, अच्छा आराम से फॉर्म भर सकते हो मई के महीने में, लेकिन अभी तक बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो है फॉर्म कब तक आप भर सकते हो। उसके बाद आपका एग्जाम कब होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का कि सर एग्जाम कब होगा सीईटी का। पहली बात तो ये कि अब तक कुछ भी फिक्स नहीं है, लेकिन यह मेरी गारंटी है साहब कि एग्जाम आपका बहुत ही जल्द होने वाला है। अगर मैं आपको एस्टिमेट बताऊं, देखो ऑफिशियल कुछ नहीं है, कोई बच्चा ये मत कहना कि ये कहां से पता चला, ये ऑफिशियल नहीं है, सिर्फ एस्टिमेट है। और ऐसा एस्टिमेट है, आपको पता है जो मैं एस्टिमेट बताता हूं आपके लगभग सही निकलते हैं सब। ऐसा एस्टिमेट है जहां पर आपका एग्जाम होगा ही होगा। अपना एस्टिमेट क्या है कि अपना सीईटी का जो एग्जाम है वो कब होगा साहब, याद रखना, वो जुलाई तक हो जाएगा। सारे बच्चे देखना, कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल।
अप्रैल, फिर मई, फिर जून। मैंने एक बात और आपको कही है कि जुलाई तक हो जाएगा, हो सकता है जून में हो जाए, हो सकता है जून में आपका एग्जाम हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। तो ये लगाओ आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में मानता हूं, कितने हैं, 2 महीने। और अप्रैल का भी आज कितनी तारीख होगी, 12 तारीख होगी, तो अप्रैल के भी हमारे पास कितने दिन है, 18 दिन है, ठीक है, अप्रैल के भी 18 दिन है। तो ये मान के चलो आपके पास 2-2.5 महीने, कितने महीने साहब, 2-2.5 महीने है। अब आपकी तैयारी किस सीमा पर है, चरम सीमा पर है या नहीं, या उससे नीचे है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे और आगे बढ़ा सकते हो। अगर आपने अब तक हरियाणा जीके भी अच्छे से नहीं पढ़ी है तो आप बहुत पीछे हो साहब, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, और हरियाणा जीके तो बहुत छोटी चीज है, उसके बाद तो और बहुत सारे टॉपिक है। लेकिन हम बात करें अगर सीईटी की, तो सभी बच्चों के लिए बिल्कुल नई चीज है सीईटी, ठीक है। अच्छा देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, नॉर्मल सी बात है, एक नॉर्मल बच्चा जो होता है वो जब किसी एग्जाम को प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले, खासकर अपने हरियाणा के अंदर, एसएससी की बात नहीं कर रहा मैं, हरियाणा के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करता है, जब वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में घुसता है तैयारी करने के लिए, सबसे पहले वो क्या उठाता है आपको पता है, सबसे पहले वो जीके पढ़ना स्टार्ट करता है। क्या पढ़ना स्टार्ट करता है साहब, जीके पढ़ना स्टार्ट करता है, ठीक है। जीके पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है, नॉर्मल ऐसी चीजें पढ़ता है जो कि थ्योरेटिकल है। देखो मेरी वर्ड पर ध्यान देना, ऐसी चीजें पढ़ता है वो जो कि थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल चीजें पढ़ता है मतलब के पाठ्यक्रम संबंधी चीजें पढ़ता है, जो चीजें पढ़कर याद करने लायक होती हैं, ठीक है। और आपको इस बात का नहीं पता, साइंटिफिकली प्रूवन ये बात है कि जो बच्चा प्रैक्टिकल चीजों को अच्छे से कर लेगा वो थ्योरेटिकल चीजों को ऑटोमेटिक कर लेगा। मैं बात कर रहा हूं ऐसे 2 सब्जेक्ट की जो सिर्फ आपको, ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है कि मैं मैथ का टीचर हूं तो मैं मैथ को प्रमोट कर रहा हूं, नहीं, मैं आपके फायदे की बात करूंगा, सिर्फ मैथ और रीजनिंग, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर आप इनको अच्छे से करते हो, देखो सर सुनो मेरी बात, अगर आप मैथ और रीजनिंग को बहुत ही बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से करते हो, समझते हो कि ये क्या है, तो आपकी प्रैक्टिकल चीजों को एनालिसिस करने की जो पावर है वो बढ़ जाती है। प्रैक्टिकल चीजों को आप बहुत ही एनालिटिकल तरीकों से देखते हो, और अगर आप प्रैक्टिकल चीजों को देखते हो तो सीधी सी बात है आप थ्योरेटिकल चीजों में भी उन्हीं चीजों का एप्लीकेशन सीखते हो। एक बहुत ही जबरदस्त आपको एग्जांपल देता हूं, आप चेक करना कभी भी इस चीज को देखना, यूपीएससी जो बच्चे क्लियर करते हैं, जो बच्चे यूपीएससी क्लियर करते हैं उनमें से अधिकतर बच्चे, मैंने कहा था सारे बच्चे, अधिकतर बच्चे बीटेकर या फिर साइंस फील्ड से होते हैं। क्यों होते हैं, इसके पीछे रीजन है सब, इसके पीछे एक रीजन है कि जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड का होता है, देखा ना सारे बच्चे, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं खामखा की बकवास कर रहा हूं, लेकिन इस चीज का जो लॉजिक है वो बहुत जबरदस्त है। अगर आप ध्यान से मेरी बातों को सीख रहे हैं ना, समझ रहे हैं, मैं बहुत दिनों के बाद ऐसी कोई वीडियो बना रहा हूं जिसके अंदर मैं कोई स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं, इसलिए याद रखना काफी चीजें हैं मन के अंदर जो मेरे को बतानी है, मैं पता नहीं मेरे को इस वीडियो में मैं कितनी बातें बता पाऊंगा। देखो अगर आप प्रैक्टिकली चीजों को सीखते हो, देखो इस चीज का ना एक सीधा पदरा काम है, आप चीजों को जब प्रैक्टिकली सीखते हो, तो आपका दिमाग चीजों को उस तरीके से एनालाइज करना स्टार्ट कर देता है। आप जब ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें सीख रहे हो तो जब आप जीके भी पढ़ोगे ना तो भी आप उसको उस तरीके से पढ़ोगे कि इसका भी कोई फॉर्मूला बन जाए, कि ये मेरे याद हो जाए। और यही रीजन है कि अधिकतर बच्चे जो यूपीएससी या फिर एचपीएससी जैसे एग्जाम क्लियर करते हैं वो बीटेकर होते हैं, साइंस फील्ड से होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि साइंस वाले जो बच्चे होते हैं, जो साइंस वाले बच्चे होते हैं, उनका जो बेस होता है ना साहब, उनका जो बेस होता है वही प्रैक्टिकल होता है। उनको बचपन से ये चीजें सिखाई जाती हैं, मैथ साइंस, ठीक है ना, बचपन से केमिस्ट्री फिजिक्स, बचपन से ही वो कैलकुलेशन करने लगे होते हैं, बचपन से कैलकुलेशन उनके खून में होती है, वो चीजों को कैलकुलेट करना सीखते हैं, वो चीजों को एग्जाम्पल से, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल से, प्रैक्टिकल चीजों से सीखते हैं। और यही चीज है कि वो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को भी प्रैक्टिकली सीखते हैं, यही चीज है कि वो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को भी प्रैक्टिकली सीखते हैं, इसलिए वो अच्छा स्कोर करते हैं। और यही सेम, अगर मैं यही बिल्कुल सेम टू सेम अप्रोच अगर मैं अपने एग्जाम में लगाऊं तो आपके एग्जाम में कौन से टॉपिक आते हैं, देख तो, एक तो मैं भरता हूं, एक तो मैं लिखता हूं जीके, एक मैं लिखता हूं हिंदी, एक मैं लिखता हूं इंग्लिश, ये 3 चीजें साहब, इसके अंदर हरियाणा जीके भी मिक्स है, हरियाणा जीके प्लस नेशनल जीके, हरियाणा जीके प्लस नेशनल जीके, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। अच्छा इसके अंदर साइंस वगैरह इनसाइड, साइंस सब है इसके अंदर, कंप्यूटर वगैरह सब है जीके के अंदर, ठीक है। और ये 3 चीज तो आपके पास क्या मिलेंगी, आपको एग्जाम के अंदर क्या मिलेंगी साहब, ये तो आपको मिलेंगी जो थ्योरेटिकल है, और आपको 2 चीज ऐसी मिलती हैं, एक तो मैथ्स और एक साइंस। ये 2 चीज आपको कैसी मिलती हैं, ये 2 चीज आपको मिलती हैं किस प्रकार के साहब, प्रैक्टिकल। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बच्चा जब पढ़ना स्टार्ट करता है तो वो अधिकतर इन चीजों पर ध्यान देता है, गणा था गणा वो, एक मिनट साइंस नहीं लिखना था यहाँ पर मेरे को, यहाँ पर लिखने का रीजनिंग, रीजनिंग आएगा साहब, ठीक है, रीजनिंग,
इन पर ध्यान देता है, ज्यादा से ज्यादा वो रीजनिंग पर ध्यान देता है। मैथ पर वो क्यों ध्यान नहीं देता? ऐसा नहीं है कि मैथ पर ध्यान नहीं देते बच्चे, मैथ पर भी ध्यान देते हैं बच्चे, लेकिन मैथ पर वो क्यों ध्यान नहीं देते? क्योंकि उनको पता है कलर का एग्जाम उन्होंने देखा, हरियाणा पुलिस का एग्जाम उन्होंने देखा, डी ग्रुप का एग्जाम से वो देखते आ रहे हैं, चीजें मुश्किल मुश्किल होती जा रही हैं, एनसीईआरटी भर भर के आ रही है, तो बच्चे घबरा गए हैं और बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते, जो कि बिल्कुल जायज है। एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए इस लेवल पर आकर। जब आप एक कंपटीशन लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं खुद इस चीज का विरोध करता हूं, एनसीईआरटी पेपर में नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम में आ रही है, बच्चों को फेल करने की कोशिश की जा रही है एचएसएससी के द्वारा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर बात करें सीईटी की, देखो अब मैं पहले तो हम इस बात को कवर कर लेते हैं कि सब प्रैक्टिकल चीजों को पढ़ना जरूरी है, क्यों मैंने आपको बता दिया, उससे आपकी एक सोच बन जाती है चीजों को प्रैक्टिकली समझने की। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना अधिक से अधिक, याद रखना, अगर आप अधिक से अधिक इनकी प्रैक्टिस करोगे, अधिक से अधिक, तो सीधी सी बात है आपके ये तो इंप्रूव होंगे ही, क्योंकि आप इनकी प्रैक्टिस कर रहे हो। आपकी एक एबिलिटी और क्रिएट हो जाएगी इन चीजों को और बेहतर तरीके से सीखने की। तो आप पाओगे कि आप जीके हिंदी इंग्लिश और भी बेहतर तरीके से पढ़ पा रहे हो। आप सिर्फ चीजों को रट्टा नहीं मार रहे। अगर आप इन चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ रहे तो गारंटी की बात है, आप अपने जहन से पूछो, अपने जमीर से पूछो, क्या आप इन चीजों को रटते नहीं हो? क्या आप इन चीजों को रटते नहीं हो? लेकिन सीधी बात बताऊं आपने, अगर जो बच्चा इन चीजों में तेज होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होंगे जो मैथ और रीजनिंग में तेज होते हैं, वो बच्चे इनमें ऑटोमेटिकली तेज होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सोचने की जो तरीका है वो अलग होता है उन बच्चों से जो इनको नहीं पढ़ते। जो बच्चा इसको पढ़ेगा वो बच्चा इसमें ऑटोमेटिकली अच्छा स्कोर करेगा। ठीक है सब, ऑटोमेटिकली अच्छा स्कोर करेगा। ये तो बात होगी हमारी कि भाई हमें ये चीजें पढ़नी चाहिए, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं सीईटी की, कि साहब सीईटी में ऐसा क्या है जो हमारे लिए अच्छा है। पहली बात तो ये कि सीईटी अगर आप क्लियर करते हो, सीईटी के जो मापदंड आएंगे, अगर आप उनसे ज्यादा ऊपर नंबर लेते हो तो आप डी ग्रुप के लिए तो वैसे ही सिलेक्टेड हो। उसके बाद अगर आप सी ग्रुप में जाना चाहते हो तो आप सी ग्रुप के लिए अलग से जो एग्जाम होगा वो दे सकते हो। पहले आप सीईटी क्लियर करोगे, उसके बाद किसी भी सी ग्रुप के एग्जाम के लिए अलग एग्जाम होगा, उसको क्लियर करोगे, तब आप उस एग्जाम में वहां पर उस पोस्ट पर जाओगे। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूं। देखो सारे बच्चे, जब आपने डी ग्रुप का एग्जाम दिया तो आप सिर्फ और सिर्फ डी ग्रुप में लगने गए थे। मेरी बात सुनना ध्यान से। जब आपने कलर का एग्जाम दिया तो आप सिर्फ और सिर्फ कलर का लगने गए थे। जब आपने हरियाणा पुलिस का एग्जाम दिया तो आप सिर्फ हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल या फिर एसआई लगने गए थे। लेकिन जब आप सीईटी का एग्जाम दे रहे होगे तो आप तमाम वो सारी नौकरी जो डी ग्रुप की है और तमाम वो सारी नौकरी जो सी ग्रुप की है, उन सारी नौकरियों के लिए आप एग्जाम दे रहे हो। मेरी बात को समझना थोड़े से ध्यान से समझना इस चीज को। जब आप सीईटी के लिए एग्जाम देने जा रहे हो तो आप डी ग्रुप के लिए भी एग्जाम दे रहे हो और सी ग्रुप के लिए भी एग्जाम दे रहे हो। तो एग्जामिनर की मजबूरी है कि आपको जो वो मैथ देगा वो कंपटीशन लेवल का ही देगा। अगर वो आपको एनसीईआरटी देता, फॉर एग्जांपल उसने आपको एनसीईआरटी दे दी, आपको वेक्टर अलजेब्रा दे दिया, 3D ज्योमेट्री दे दी, तो सोचो जो बच्चा डी ग्रुप के लिए एलिजिबल है वो इनको कैसे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? मेरे को सीधी सी बात बताओ। तो सीधी सी बात है, डी ग्रुप में लगने वाले भी कौन होंगे? जो सी ग्रुप में लगने लायक है, मतलब कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं ऐसे बच्चे होंगे। और यही चीज सरकार नहीं चाहती। इसलिए सबसे बड़ा रीजन है कि अब की बार मैथ के अंदर यही चीज थी ना जिसकी आप वेट कर रहे थे कि सीईटी के अंदर मैथ कैसा आएगा। इसी चीज का आप वेट कर रहे थे कि सीईटी के अंदर मैथ कैसा आएगा। तो याद रखना, सीईटी के अंदर जो मैथ आएगा वो चांस है साहब, ऑफिशियल नहीं है, ये देख लेना। हाँ, ये बहुत ही तगड़ा एक एस्टिमेट है मेरा, जो मैं चाहूंगा कि सही बैठे और बैठेगा, तुम देख लियो। इसके अंदर आपका लगभग सारा का सारा अर्थमेटिक आएगा। अर्थमेटिक ऐसा नहीं और नहीं है, और चीजें नहीं आएंगी। थोड़ा सा आपको एडवांस मैथ में भी बताऊंगा कौन सा आएगा, कौन से टॉपिक आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अर्थमेटिक और एडवांस ऐसा नहीं सिर्फ मैंने नाम लिख दिया अर्थमेटिक एडवांस कर लो, नहीं, इसके टॉपिक भी बताऊंगा अभी आपको कि अर्थमेटिक और एडवांस के कौन से टॉपिक हैं जरूरी जो आपने करने चाहिए, जो आपके एग्जाम में दिख सकते हैं। तो चलो उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं भाई वीडियो को छोटी से छोटी रखने की, इसलिए थोड़ी सी तेजी से बोल रहा हूं। ठीक है, तो अब बात करते हैं मैथ के कौन से टॉपिक आएंगे। और हाँ, कम से कम आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे मैथ के साथ। याद रखना, एग्जाम के अंदर आपको कम से कम 10 क्वेश्चन मिलेंगे। और ये 10 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए थोड़े नहीं है साहब। अगर आप 1-2 नंबर से फेल होते हो तो आपके पास रीजन है कि आप मैथ अच्छे से नहीं पढ़ते। मैथ ढंग से पढ़ोगे तो अच्छा स्कोर करोगे तो पास भी हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जीके तो सभी पढ़ते हैं, पास वो बच्चा होगा जो मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिकल चीजों को ध्यान से पढ़ेगा। तो देखो,
टॉपिक बताता हूं मैं मैथ के कौन से करने हैं। अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूं तो, अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूं तो अर्थमेटिक के अंदर आपको सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर घोट लेना है बिल्कुल, जितना तुमसे घोटा जाओ उतना घोट लियो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अच्छा, उसके बाद अनुपात समानुपात कर लिया। उसके बाद एक चैप्टर आता है पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप। ये दोनों चैप्टर संबंधित हैं क्योंकि इसके अंदर भी पूरा रेशियो का खेल है। अगर आपको ये आता है तो आपको ये भी आता होगा। अच्छा, अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन आता है तो आपको ये भी आएगा, क्या, परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज आता है तो आपको प्रॉफिट लॉस भी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस आता है तो आपको SICI भी आएगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो 5 चैप्टर मैंने बताए हैं ना, आपको सब देख लेना। ये जो 5 चैप्टर बताए हैं ये मोस्ट 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 मोस्ट, जितने भी मोस्ट लगाओ उतने कम है, उतनी इंपॉर्टेंट है साहब। मतलब कि इनके बिना तो काम चल को नहीं। पेपर में बैठना है तो ये तो आपकी टिप्स पर होनी चाहिए ये चैप्टर, ठीक है। अच्छा, इनको मैंने अलग से बॉक्स में लगा दिया है। इसके बाद एक अलग कैटेगरी आती है टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड और डिस्टेंस। टाइम एंड वर्क समय और कार्य है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस समय दूरी चाल। क्या आता है साहब, समय दूरी चाल, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। 2 चैप्टर ये हो गए, कितने हो गए अपने, 5 और 2 7 हो गए, ठीक है। अच्छा, 2 चैप्टर, अब दो चैप्टर लिखने जा रहा हूं मैं, वहां से आपको क्वेश्चन मिला ही मिला, गारंटी है मेरी, वहां से क्वेश्चन मिले ही मिलेगा, अपना पक्की बात है मिलेगा। चैप्टर देख लो कौन सा है, सिंप्लीफिकेशन। हो सकता है इन 5 चैप्टर में से यहां से क्वेश्चन ना आए, यहां से क्वेश्चन ना आए, इसमें से आ जाए या इसमें से ना आए, इनमें से आ जाए। इनमें से मिस कर देगा वो, कोई बात नहीं, लेकिन इसको तो मिस करेगा ही नहीं। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आओगा आओगा आओगा। एक और चैप्टर, सर्ट्स इंडिसेस, सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर ये कौन सा चैप्टर, तो नाम ही पहली बार पढ़ा है। हिंदी में होता है घातांक और करनी, क्या बोलते हैं इसको, घातांक और करनी, जहां पर आप पावर के साथ और रूट के साथ खेलते हैं। किसी की पावर कितनी होगी, इसके रूट इतना, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, उससे साथ खेलते हैं, चैप्टर होता है। तो याद रखना ये 5 चैप्टर और ये 4 चैप्टर, ये मैंने 2 कैटेगरी बनाई, जिसको आप पहले इसको सोल्व करोगे पूरा, फिर आप इसको सीखोगे पूरा, ठीक है। अपना डेली का टारगेट बनाओ, एक टॉपिक ठा लिया तो सांस खत्म करना है तो करना है, बात खत्म। डेली 2 घंटे पढ़ रहे हो मैथ, कोई दिक्कत नहीं, उस तरीके से करो जैसे आपने करना है करो, बस खत्म हो जाना चाहिए सिलेबस, बात खत्म। ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अच्छा, और देख लो एडवांस मैथ में बताता हूं। एडवांस मैथ सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी टॉपिक, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के 90% चांस है। 10% चांस है कि क्वेश्चन नहीं आएगा, 90% चांस है क्वेश्चन आएगा। उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं साहब, ट्रिगोनोमेट्री। और बताओ सर, ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ में एक और चैप्टर बहुत जरूरी, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन। और इसके साथ साथ में कौन सा चैप्टर आएगा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, और क्या आएगा साहब, इसके साथ में एक आएगा अलजेब्रा। क्या आएगा, अलजेब्रा। बस ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। और भी है इसके अंदर, इसके अंदर एक टॉपिक और है, देखो। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है साहब, यहां पर मैं लिख देता हूं, और भी टॉपिक है, जैसे कि नंबर सिस्टम है, इसी में लिख देता हूं, नंबर सिस्टम, ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक और है, ज्योमेट्री। इसको मैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है साहब, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखो 5 और 4 9 और 4 13, कितने हैं, 13 चैप्टर। कितने बताए मैंने, 13 चैप्टर। ये 13 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है साहब। कितने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 13 चैप्टर। किस चीज के लिए, CET के लिए। आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बनेंगे बनेंगे बनेंगे। अच्छा, काफी बच्चे पूछेंगे कि सर NCERT नहीं आएगी, इसका क्या सबूत है, या फिर आप इतना श्योर क्यों कह पा रहे हो। इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि आप जब एग्जाम में बैठ रहे होगे, आप एक एग्जाम के लिए नहीं बैठे, आप बहुत सारे एग्जामों के लिए बैठे हो। और जब बहुत सारे एग्जामों के लिए बैठता आदमी, तो कंपटीशन लेवल का ही मैथ आता है, ज्यादा स्पेसिफिक मैथ नहीं आता। NCERT का मैथ स्पेसिफिक मैथ होता है कि आपको टेक्निकल चीजें आनी चाहिए, लेकिन आप लग रहे हो डी ग्रुप में, तो आप टेक्निकल चीजें क्यों पढ़ोगे, सीधी सी बात है। तो आप CET के एग्जाम में इसी मैथ को देख पाओगे, यही मेरा एक बहुत तगड़ा एस्टिमेट है। और याद रखना, हमने जो कोर्स लिया है, उस कोर्स के अंदर ये सारी चीजें तो कवर है ही, ये सारे के सारे चैप्टर तो कवर है ही, बल्कि कुल 13 चैप्टर नहीं, मैंने 35 चैप्टर कराए हैं उसके अंदर। आपको कितने चैप्टर कराए साहब, 35 चैप्टर कराए हैं। देख लो, गिन लो, 35 चैप्टर थोड़े नहीं होते, 35 चैप्टर निपटाए हैं, और सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं, जिसके अंदर आपका अर्थमेटिक एडवांस प्लस NCERT भी करा दिया मैंने, NCERT।
एनसीईआरटी के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, अभी भी चांस है, क्या पता आ जाए 1%। तो एनसीईआरटी के टॉपिक भी मैंने वहां पर करा रखे हैं। जिस बच्चे ने कोर्स लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे क्लिक करके जाकर कोर्स ले सकते हो। और तैयारी उस लेवल की करो कि हद हो जाए, वरना छोड़ दो साहब। घर का रुपये बर्बाद मत करो। तैयारी करनी है तो इतनी जबरदस्त कर दो, इतनी जबरदस्त कर दो कि पड़ोसी भी को है कि ये छोरा करके गया। बात समझ भाई, जब थारा रिजल्ट आवा है, नौकरी लगा, लाडू खुआओ, तब वेनू को है किसा के पढ़ लिया भाई इतना, फिर उन तब बताइयो मुकेश मास्टर ने बताई थी ये चैप्टर करने हैं, ये मैंने कर लिए, बात खत्म। तो अगर वीडियो अच्छी लगी भाई, मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करो। जितने भी सीईटी या फिर हरियाणा के किसी और एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, सभी के बीच में शेयर करो। और HSC मैथ्स विद मुकेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कोई नया बच्चा देख रहा है तो साथ में बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगली वीडियो में फिर किसी वीडियो से टॉपिक के साथ दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।